इस वक्त सुबान पुलिस स्टेशन में मौजूद था जब इसका मोबाइल बजा। रनम का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की। भैया, मामा को मालूम नहीं क्या हो गया है, वो बात नहीं कर रही हैं। आप प्लीज घर आ जाएं। कॉल रिसीव करते ही सुबान के हेलो बोलने से पहले रिनम ने रोते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रिनम की बात सुनकर वो खुद परेशान हो गया, मगर रिनम को तसल्ली देते हुए कहा, साथ ही फौरन उठ खड़ा हुआ और मुश्किल से 15 मिनट लगाकर वो घर पहुंचा। मामा, क्या हो गया है आपको? सुबान रूम में दाखिल होते हुए युसरा से पूछने लगा। वो खामोशी से उसी को देखती रही। क्या हुआ है मामा, आप बताएं मुझे। सुबान बेड पर युसरा के बराबर में बैठकर उसका हाथ थामते हुए उससे पूछने लगा। तुम्हें कब मालूम हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मालूम है ना, मैं कितना तड़पती रही हूँ उसके लिए। युसरा ने सुबान के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया, जबकि बहरोज और रिनम खामोश इन दोनों को देख रहे थे। सुभान समझ चुका था, उसकी वार्डरोब में यकीनन सीरत के बचपन के कपड़े वो देख चुकी है। सुभान को उसकी हालत की वजह समझ में आ गई। मुझे अभी चंद दिन पहले ही मालूम हुआ है। मैं बताने ही वाला था आपको उसके बारे में। चलें, आप परेशान मत हो। बाबा और रिनम भी परेशान हो रहे हैं। सुभान ने युसरा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, सुभान, क्या अनम के बारे में तुम्हें कुछ मालूम हुआ है? प्लीज बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो? बहरोज ने बेकरार होते हुए सुभान से पूछा। जी बाबा, उस दिन एल्बम मैंने इसी वजह से मांगी थी। सुभान ने बहरोज को बताया। बहरोज सर ऊपर करके आंखें बंद किए खुदा का शुक्र अदा करने लगा, जबकि रिनम हैरत से इन तीनों की बातें सुन रही थी। 30 साल सब्र कर लिया सुभान, मुझे मेरी बच्ची से मिला दो प्लीज, उसे मेरे पास वापस ले आओ। युसरा एक बार फिर रोने लगी। मामा, मैं उसे लेकर आऊंगा आपके पास, प्लीज थोड़ा सब्र कर ले। जहाँ इतना सब्र किया है, जब कल ही लाना है तो आज क्यों नहीं? सुबान, तुम मुझे बताओ कहाँ है वो इस वक्त। मैं खुद ले आता हूँ अपनी अनम को। मैंने खुदा की मसलियत समझकर उस पर सब्र कर लिया था, मगर आज इतने सालों बाद अपनी औलाद के बारे में पता लगा। तुम बताओ, कल तक कैसे सब्र करूं बेटा? तुम समझने की कोशिश करो हम दोनों की कैफियत। बहरोज ने सुबान को मिन्नत भरे लहजे में कहा तो सुबान ने हथियार डाल दिए। आप दोनों परेशान मत हो, मैं ले आता हूँ उसे थोड़ी देर में। सुबान उठता हुआ रिनम के पास आया। ख्याल रखना मामा बाबा का, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, वह रिनम से कहता हुआ बाहर निकल गया। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना सोबी? सीरत की आवाज़ पर वो अपने ख्यालात से बाहर निकला। लेमन कलर की शर्ट और वाइट ट्राउजर में वो सामने खड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। सीरत के पास आकर उसने सीरत से यही कहा कि आज वो उसे अपने मामा बाबा से मिलवाने का इरादा रखता है। तो सीरत चेंज करने चली गई। अब वो उसके सामने खड़ी उससे पूछ रही थी, बहुत प्यारी लग रही हो। सुबान ने उसके करीब आकर उसका चेहरा थाम कर बोला, मगर जब से तुम आए हो कुछ चुप से लग रहे हो। भला इस तरह भी तारीफ की जाती है जैसे तुम कर रहे हो? सीरत ने उसका खोया खोया अंदाज आने के साथ ही नोट कर लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, अब ठीक है। सीरत के शिकवा करने पर वो उसकी पेशानी चूम कर उसे बाहों में लेते हुए बोला, तुम भी नसूबी, अच्छा बताओ, तुम्हारे मामा बाबा को मैं अच्छी तो लगूंगी ना? सुबान की तारीफ करने पर सीरत झेप गई, मगर फिर उसने कंफ्यूज होकर अपने दिल में आया हुआ सवाल किया, तुम उन्हें कभी बुरी नहीं लग सकती। शर्त ये शर्त यह कह सकता हूँ, चले अब? सुबान ने मुस्कुराते हुए कहा और सीरत को अपने साथ लिए घर के लिए रवाना हुआ। काशान ऑफिस से घर पहुंचा तो घर में अजीब सूरत हाल देखकर उसे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब बहरोज ने बताया कि सुबान अनम को लेने गया है तो उसे मामला समझ में आया। वो भी फ्रेश होने के बाद हॉल में इन तीनों के साथ आया और सुबान और सीरत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद सुबान सीरत के साथ घर में दाखिल हुआ। सीरत को देखकर युसरा और बहरोज एक ही साथ सोफे से खड़े हुए और उसकी तरफ बढ़े। युसरा ने आगे बढ़कर फौरन सीरत को अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार उसका चेहरा देखते हुए चूमने लगी। बहरोज भी आंखों में आंसू लिए सीरत को देख रहा था। सुबान ने आगे बढ़कर बहरोज को सहारा दिया। सीरत, जो पहले ही सुबान के मामा बाबा से फर्स्ट टाइम मिलने की वजह से कंफ्यूज थी, अब वो हैरतज़दा होकर सुबान को देख रही थी। मेरे मामा बाबा हकीकत में तुम्हारे सगे मामा बाबा हैं। सुबान ने हैरत में डूबी हुई सीरत को देखकर मुखातिब किया। इस इंकिशाफ पर वो सुबान को देखने लगी। मेरी अनम, मेरी बेटी। बहरोज ने रोते हुए उससे गले लगाना चाहा, वैसे ही सीरत बहरोज का हाथ झटक कर उससे दूर हुई। हॉल में मौजूद तमाम अफराद उसकी इस हरकत पर साकत रह गए। सीरत, मेरी बात सुनो। सबसे पहले सुबान ने आगे बढ़कर सीरत को समझाना चाहा। ये क्या मजाक है सोबी? तुम यहाँ मुझे अपने मामा बाबा से मिलवाने लाए थे ना? ये सब क्या तमाशा है फिर?
सीरत गुस्से में सुबान से पूछ रही थी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। सुबान ने तहम्मुल से उसे समझाते हुए उसका हाथ थामना चाहा। सीरत ने उसका भी हाथ झटक दिया। बहरोज और युसरा के साथ रिनम भी हैरत से इन दोनों को देख रही थी और वो सीरत को पहचान भी गई थी, जबकि काशान के माथे पर सीरत के रिएक्शन पर अच्छे खासे बल सजे हुए थे। क्यों किया तुमने मेरा साथ ऐसा सोबी? तुम्हें मालूम है ना, नफरत है मुझे इन लोगों से, जो लोग मुझे कचरा समझकर कचरे की ढेर की नज़र करके चले गए। तो फिर मुझे इन लोगों से मिलवाने का क्या मकसद, जबकि मेरी ज़िंदगी में इन लोगों के लिए ना कोई जगह है, ना ही कोई अहमियत। मैं अब ज़िंदगी में इन लोगों की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सीरत सख्त लहजा इख्तियार करती हुई बारी-बारी सब पर एक नज़र डालकर वहाँ से चली गई। सीरत के लफ्ज़ों पर वहाँ खड़े तमाम अफ़राद को साँप सूख गया। सुबान ने हैरत सुबान ने सीरत के पीछे जाना चाहा। जैसे ही वो बाहर निकला, बेरोज़ सुबान को अपने पीछे से युसरा के चीखने की आवाज़ आई। सुबान ने पीछे मुड़कर देखा तो बहरोज़ ज़मीन पर गिरा हुआ था। युसरा अनम को भूले अब बहरोज़ को देखकर चिल्ला रही थी, जबकि काशान और रिनम दौड़कर बहरोज़ के पास पहुँचे। बाबा, क्या हुआ आपको? सुभान भागता हुआ आया और बहरोज़ को सहारा देकर उठाने लगा। बहरोज़ सीधे हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा, जहाँ से थोड़ी देर पहले सीरत गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो इस वक्त एक बेबस बाप हो रहा था। सोबी, देर करने की ज़रूरत नहीं। अस्पताल चलो फौरन। पाशान ने बहरोज़ की हालत देखकर तशवीश से कहा। यसरा और नम दोनों ही रो रही थी। सुबान ने सर हिलाकर बहरोज़ को सहारा देते हुए उठाया। जाओ, ड्राइवर से कहो कार निकाले जल्दी। काशान ने रिनम को बोला तो वो रोती हुई बाहर निकल गई, जबकि काशान सुबान के साथ मिलकर बहरोज़ को उठाने लगा, क्योंकि बहरोज़ होश हवास में होते हुए भी अपना वजन छोड़ चुका था। सीरत रोती हुई घर पहुंची। उसे यकीन था सुबान उसके पीछे फ्लैट में ज़रूर आएगा, मगर उसका इंतज़ार रायगा गया। उसे अब सुबान के ऊपर भी गुस्सा आने लगा। वो जानता था उसे कोई उनसियत या मोहब्बत पैदा नहीं होगी अपने माँ बाप को देखकर। ये सब तो फिल्मों में होता है। बिछड़े हुए बरसों बाद मिलकर गले लग गए और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मगर वो अपनी सोच सुबान पर जाहिर कर चुकी थी। फिर भला क्या ज़रूरत थी सुबान को उसके माँ बाप से मिलाने की? सीरत ने सोचते हुए सर झटका। सीरत नासिर के रूम में आकर कुर्सी पर बैठी तो नासिर ने उसे देखकर पूछा, अब्बा, आज ऐसा लग रहा है जैसे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारी बातें खत्म हो गई हैं। सीरत ने अपने सामने टेबल पर रखी सारी दवाओं को तरतीब से रखते हुए कहा, झगड़ा तो नहीं कर बैठी है तू सोबी से कहीं? नासिर ने बेड पर लेटे हुए सीरत की तरफ देखकर अपना ख्याल जाहिर किया। मैं क्या लड़ूंगी अब्बा उससे? आज तो झगड़े वाली बात उसने शुरू कर दी। सीरत ने उदास लहजे में कहा और घड़ी में टाइम देखा। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। ना वो खुद आया, ना उसने सीरत को फ़ोन किया। सीरत का दिल मजीद उदास होने लगा। दवा खा ली ना तुमने रात की? सो जाओ अब। मैं भी सोने लगी हूँ, सुबह तुम्हारे डायलिसिस के लिए जाना है। नासिर के रूम की लाइट बंद करके वो अपने रूम में आ गई और सुबान का नंबर मिलाने लगी। जो भी था, वो सुबान के माँ बाप भी थे और वो इन लोगों के सामने इस तरह बदतमीजी करके आई थी। यकीनन सुबान को उस पर गुस्सा होगा। ये सोचकर वो कॉल मिलाने लगी, मगर 3 दफ़ा कॉल मिलाने पर बेल जाती रही। सुबान ने कॉल रिसीव नहीं की। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। वो कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, उसकी कॉल ज़रूर रिसीव करता था। बेशक 2 सेकंड के लिए ही बात करे। वो सोचते हुए बेड पर लेट गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है काशी। बहरोज़ को आधे घंटे पहले प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। उसका आधा धर मफलूज हो चुका था। उसकी हालत को देखकर युसरा और रिनम ने रोना शुरू कर दिया। सुबान अपने आंसू साफ करता हुआ रूम से बाहर निकला तो काशान उसके पीछे गया। वो वेटिंग रूम में आकर चेयर पर बैठकर काशान से कहने लगा, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो सोबी। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। तुम्हें इस वक्त अपने आप को इल्ज़ाम देने के बजाय वहाँ जाकर आंटी और रिनम को संभालना होगा। अपनी फैमिली मानते हो ना तुम्हें? ना तुम उन्हें? तो जाओ, उनका हौसला बढ़ाओ जाकर। काशान की हिम्मत बंधाने पर वो उठकर उसके रूम में आया। युसरा रिनम को गले लगाया और बहरोज़ को भी यकीन दिलाया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके मोबाइल पर बार बार सीरत की कॉल आ रही थी, मगर वो अभी इससे बात नहीं करना चाहता था। सीरत ने युसरा और बहरोज़ के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बेशक वो अपने माँ बाप का नहीं, मगर उसके माँ बाप का सोच कर ही ख्याल कर लेती। सुबान ने सोचते हुए सर झटका और पाशान को मुखातिब किया, तुम ऐसा करो, मामा और रेनम को घर ले जाओ। मैं आज यहीं बाबा के पास रुकूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हें भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम रेनम और आंटी को घर ले जाओ। अस्पताल में मैं रुक जाता हूँ। काशान ने उसकी हालत को देखकर मशवरा दिया। इस 5 माह का अरसा हो गया था उनके घर में रहते हुए।
वो भी युसरा और बहरोज़ की दिल से इज़्ज़त करता था, क्योंकि वो दोनों ही उसके साथ शुरू दिन से अच्छे थे। और रही रेनम की बात, तो वो तो अब उसके दिल में बसती थी। आज उसे कितनी बार अपने सामने रोता हुआ देखकर वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी उसके आँसू साफ नहीं कर सकता था। सॉरी मैम, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। डॉक्टर ने जब ये खबर सीरत को सुनाई तो वो बेयकीनी से डॉक्टर को देखती रही। फिर वहीं कुर्सी पर बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। आज सुबह ही वो सुबान का इंतज़ार करके खुद ही नासिर को हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए ले आई थी। ये नासिर का तीसरा डायलिसिस था, जो इसकी ज़िंदगी का आखिरी डायलिसिस साबित हुआ। ये सीरत के वहमो गुमान में भी ना था। डायलिसिस के थोड़ी देर बाद नासिर गनूदगी में चला गया। डॉक्टर ने चेक किया और सीरत को आगाह किया कि नासिर कोमा में जा चुका है। उसने परेशान होकर 2 से 3 मर्तबा सुबान को कॉल मिलाई, मैसेज सेंड किया, आई नीड यू, मगर दूसरी तरफ शायद लंबी नाराज़गी का प्लान था, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर पहले ही कोमा में नासिर का दिल बंद हुआ और वह दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके चला गया। सीरत को बस इतना होश था कि इसके मोबाइल पर केयरटेकर की कॉल आई थी। शायद वो घर पहुँच चुका था। तब सीरत ने रोते हुए उसे नासिर के इंतकाल का बताया। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। तब उसने बैग में अपने चंद जोड़े डाले, फ्लैट की चाबी पड़ोस को देकर वो अपने पुराने ठिकाने पर चली आई। मालिक मकान ने नासिर की मौत की खबर का सुनकर तरस खाकर उसे दोबारा रहने की इजाज़त दे दी। काशान ने गेट से घर के अंदर कार दाखिल की तो सामने का मंजर देखकर उसका मूड अच्छा खासा खराब हो चुका था। सुबह से बातों में उसे इल्म हो चुका था कि वो आशिर और फड़ा आए हुए हैं और अस्पताल में भी बेरोज से मिलकर गए थे। काशान का माथा जबी ठनका। आशिर पहले दिन से ही उसे एक आंख नहीं भाया था। उसकी आंखों में रिनम के लिए खास चमक काशान की आंखों से छुपी नहीं रह सकी थी। जब भी वो उसे बुरी तरह चुभता था। एक तो वैसे ही दोपहर से उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। दूसरे घर के लॉन में आशिर और रिनम को एक साथ खड़े देखकर उसे गुस्सा आने लगा। कार से उतरकर वो उन दोनों के पास पहुंचा। यकीन करो, जिस तरह तुम कल अंकल की कंडीशन बता रही हो, उसके मुकाबले में आज वो काफ़ी बेहतर लग रहे थे। थोड़ी देर बाद सुभान अंकल को लेकर आ जाएगा, तो तुम खुद देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। रिनम जो बहरूज की वजह से परेशान थी, आशिर उसे तसल्ली देता हुआ बोला। बेसाख्ता उसकी नज़र रिनम के सफ़ेद बाजुओं पर गई। जामनी रंग की स्लीवलेस कमीज में उसके सफ़ेद बाजू नुमाया हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आशिर ने पहली दफ़ा रिनम को इस तरह की ड्रेसिंग में देखा था। यह उसको हमेशा ऐसे ही देखता हुआ आया था। आज बस एक ख्याल के तहत उसकी नज़र रिनम के बाजू पर पड़ी, क्योंकि उसने फ़ौरन हटा भी ली, मगर उन दोनों के पास आते काशान से उसकी नज़र छुप नहीं सकी। तुम्हें मैंने कहा था, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, रेस्ट करो। फिर क्यों बाहर निकली अपने रूम से? जाओ फ़ौरन रूम में। काशान ने करीब आते ही आशिर को नज़रअंदाज करके थोड़े सख्त लहजा इख्तियार करते हुए रिनम को मुखातिब किया, जिस पर वो दोनों ही हैरतज़दा रह गए। रिलैक्स, वो अंकल की वजह से परेशान है। टेम्परेचर उसका थोड़ी देर पहले ही उतर चुका है। आशिर को यूं काशान का ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो काशान का लिहाज करके उसे तहम्मुल से बताने लगा। तुम्हें मैंने फ़ोन पर अंकल की कंडीशन बताई थी ना, कि वो ठीक है। अगर ठीक नहीं होते डॉक्टर उनकी छुट्टी क्यों करते? तुम बच्ची नहीं हो जो हर कोई तुम्हें बहलाता रहे। अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। वो अब भी आशिर को खातिर में ना लाते हुए रिनम के साथ सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बोला। रिनम को काशान के इस तरह बात करने से अफसोस हो रहा था। कल से काशान उसकी और मामा की कितनी केयर कर रहा था। सुबह जब उसे हल्का सा बुखार महसूस हुआ तो काशान उसे अपने सामने नाश्ता करने के बाद मेडिसिन दी। और जब वो ऑफिस गया तो ऑफिस से भी फ़ोन करके यसरा और उसके बारे में पूछा। उससे नरमी से बात करता रहा और उसे यकीन दिलाता रहा कि तुम्हारे बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर अब सामने आकर जिस तरह आशिर के सामने उसे डांट रहा था, तो रिनम को उसे देखकर रोना आने लगा। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रूम में जाओ अपने। अब की बार काशान तकरीबन चीख कर बोला। रिनम उसके चीखने पर 1 मिनट लगाए बगैर भागती हुई अपने रूम में चली गई। उसके पीछे काशान आशिर को घूरता हुआ घर के अंदर चला गया, जबकि आशिर लब पीछे उसे देखकर सोचने लगा कि वो अम्मी को कहकर रिश्ते की बात डालकर ही वापस जाएगा। रिनम रोती हुई सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में आई और बेड पर लेट कर रोने लगी। 2 से 3 मिनट ही गुजरे थे जो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और काशान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। मेरी एक दफ़ा की बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरती? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने रूम में जाओ तो क्यों खड़ी थी वहाँ पर? आइंदा अगर तुमने एक दफ़ा की कहीं मेरी बात नहीं मानी तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। काशान के हाथों और लहजे की सख्ती वो अंदर तक महसूस करके सिसक उठी। अब मेरे साथ इस तरह कैसे?
रिनम ने अपना जुमला पूरा भी नहीं किया था कि काशान ने उसका बाजू छोड़कर वही हाथ उसकी गर्दन पर रखा। खामोश, जब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। एक हाथ से गर्दन पकड़ता हुआ दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द बांध कर वो संजीदगी से बोल रहा था। रिनम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से उसकी शर्ट झकड़े हुए खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। समझ में आ रही है मेरी बात? गर्दन पर हल्का सा दबाव डालकर उसने रिनम से पूछा तो खौफ की शिद्दत से रिनम की सब आंखों से आंसू रवा हुए। उसने फौरन सर हाँ में हिलाया तो काशान ने उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाया। रिनम ने भी उसकी शर्ट छोड़ी और आंसू साफ करके शिकवा नजर उस पर डाली। काशान ने उसकी कमर से हाथ हटाया तो रिनम पीछे हटी। बहुत नाजुक सी डॉल हो तुम, जरा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं है, फौरन आंसू निकल आए तुम्हारे। वो नरमी से कहता हुआ रेनम के बाजू पर अपना हाथ फेरने लगा। अभी वो काशान के रवैया ही जी भरकर हैरान भी नहीं हो पाई थी तो काशान का दूसरा अमल उसे मजीद परेशान कर गया। आप प्लीज इस तरह मत करें। रेनम को दोबारा रोना आने लगा। वो इल्तिजाई अंदाज इख्तियार करते हुए उससे बोली, कैसे नहीं करूं? काशान रेनम के घबराए हुए चेहरे को देखता हुआ उसके बाजुओं पर अपना हाथ से हल्का सा दबाव डालता हुआ पूछने लगा। रेनम से आगे कुछ बोला नहीं गया। वो खामोश नजरों से उसके हाथों को देखने लगी। अब काशान ने उसके दोनों शानों को थामा हुआ था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें मेरा छूना? जब आशिर तुम्हारे बाजुओं को नजर भर के देख रहा था तब तो तुम्हें एतराज नहीं हुआ। काशान ने उसे शानों से पकड़कर पीछे बेड पर धक्का देते हुए कहा। रिनम उसके इल्जाम पर तड़प उठी। आशिर भाई ऐसे नहीं। बिल्कुल खामोश। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने? जब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। वो अपनी और आशिर की सफाई काशान को देना चाहती थी। तब काशान बेड पर अपना एक घुटना टिकाए रेनम के दाएं बाएं जानिब अपने दोनों हाथ बेड पर रखता हुआ बोला। काशान के इस अंदाज पर रेनम की जबान तालू से चिपक गई। रेनम की सब्ज आंखें खौफ लिए काशान को देख रही थी और वो उसे गुस्से में घूर रहा था। रिनम का सारा खून खौफ से खुश्क होने लगा। तब वो अपनी दो उंगलियों से कनपट्टी को दबाता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ, सहमे हुए मौजूद पर एक नज़र डालकर उसके कमरे से निकल गया। काशान रिनम के रूम से बाहर निकला तो युसरा और फरा उसे अपने बेडरूम से निकलती हुई दिखाई दी। काशान, ऑफिस से कब आए तुम? युसरा काशान को रिनम के कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर पूछने लगी। 10 मिनट पहले ही आया हूँ, सोचा रिनम की तबीयत पूछ लूँ। हल्का सा बुखार था उसे। अभी डोज दी है, थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? फरा को सलाम करके अब वो युसरा का हाल अहवाल पूछने लगा। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तुम और सुभान नहीं होते तो मालूम नहीं क्या होता हमारा। युसरा उसे देखते हुए कहने लगी। कल से वो काशान को भी भाग दौड़ करता हुआ देख रही थी। कैसी गैरों जैसी बात कर रही हैं आंटी आप, जबकि दूसरी तरफ आप हम दोनों को अपना बेटा कहती हैं। और फिर घर के मेंबर्स एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? भला घर के बाहर से तो कोई आने से रहा। काशान मुस्कुराता हुआ युसरा से कहने लगा। आखिरी बात पर उसने सरसरी निगाह फरा पर डाली, जिसे फरा ने अच्छी तरह महसूस की। सर क्यों दबा रहे हो बार बार इस तरह? तबीयत ठीक है तुम्हारी? काशान को उंगली से कनपट्टी दबाते हुए देखकर युसरा ने फिक्रमंदी से पूछा। दोपहर से ही हल्का सा पेन हो रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जाएं आप अंकल के रूम सेट करवा दें। काशान बोलता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। तुम अपने रूम में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सुभान और बहरोज आ जाएंगे तो तुम्हें बुलवा लूंगी। युसरा के कहने पर वो युसरा को स्माइल देता हुआ अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद सुभान बहरोज को अपने साथ घर ले आया। आशिर की मदद से उसे नीचे बेडरूम में बेड पर बिठाया। युसरा और रिनम के रोने से माहौल में एकदम अफसरदगी छा गई। फरा युसरा को चुप कराने लगी जबकि सुभान रिनम को प्यार से समझाने लगा कि बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे। काशान भी अपने रूम से आया और बहरोज की तबीयत पूछकर सिंगल सोफे पर बैठ गया। 2 से 3 मिनट बाद उसकी नज़र रिनम पर उठी, मगर जल्द ही वो अपनी नज़रों का जाविया बदल लेता। जबकि रिनम ने उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ था। वो बहरोज से चिपकी हुई बैठी थी। रिनम ने इस वक्त ड्रेस चेंज करके फुल स्लीव्स पहनी हुई थी। ये बात काशान के साथ साथ आशिर ने भी नोट की, जिस पर आशिर बिला वजह शर्मिंदा होने लगा। काशान रिनम के गुरेज को महसूस कर चुका था। वो नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब अनम वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद बहरोज की लड़खड़ाती आवाज़ कमरे में गूंजी। वो सुभान से मुखातिब था और उसकी आंखों में नमी थी। बहरोज की बात पर यसरा एक बार फिर रोने लगी। सुभान उठकर बहरोज के करीब आकर बैठा और उसके बेजान हाथ अपने हाथों में थामा। पूनम वापस इस घर में दोबारा आएगी, उसे मैं लेकर आऊंगा आपके पास, मगर आप पहले वादा करें आप इस तरह परेशान नहीं होंगे।
सुबहान बहरोज की आंखों में आई नमी को अपनी उंगली के पोड़ों से साफ करता हुआ बोला, क्या नम वाकई हमारे पास आ जाएगी? वो यहाँ रहेगी हमारे पास? युसरा ने सुबान को देखते हुए बेयकीनी से पूछा। 23 साल बाद वो अपनी जवान बेटी को देखकर जितना खुश हुई थी, उसका रवैया देखकर उतना ही मायूस हो चुकी थी। मामा, उसे इसी घर में आना है क्योंकि ये उसका भी घर है। मैं उसे कल ही ले आऊंगा। मगर आप इस तरह रोएंगी तो आपको देखकर बाबा भी परेशान होंगे, और आप दोनों को मैं इस तरह बिल्कुल नहीं देख सकता। सुबान बेड से उठकर दोबारा युसरा के पास आकर बोला। बहरोज को युसरा खाना खिला चुकी थी। खाने की मेज पर बहरोज के अलावा सभी मौजूद थे। काशान ने प्लेट में थोड़ा सा पुलाव निकाला, मगर वो रिनम के हाथ का बना हुआ नहीं था। उसने दूसरी डिश में से आलू गोश्त निकाला, उसका भी जायका जुदा था। एक निवाले के बाद उसने सामने रखी बीफ चिली टेस्ट की और कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे? काशान के इस तरह उठने पर युसरा ने उसे देखकर पूछा। सर दर्द की वजह से शायद खाने का टेस्ट मालूम नहीं हो रहा। प्लीज आप लोग खाना खाएं। वो कहता हुआ रिनम पर संजीदा नजर डालकर अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद रिनम ने अपनी प्लेट में झुका हुआ सर उठाया। आज उसने भी तो रिनम को हर्ट किया था, इसलिए रिनम ने उसके लिए खाना नहीं बनाया। क्या कर रही हैं आप? खाने के बाद रिदम किचन में आई तो युसरा को ब्रेड के पीस प्लेट में निकालते हुए देखकर उससे पूछने लगी। काशान ने खाना नहीं खाया, भूखा लेटा हुआ है अपने रूम में। सर भी दर्द कर रहा है उसका काफ़ी देर से। सैंडविच बना रही हूँ उसके लिए, वरना वो ऐसे ही सो जाएगा। युसरा ब्रेड के पीस के किनारे छुरी से काटते हुए रिनम को बताने लगी। काश मैं उस बेचारे की हरकतें आपको बता सकती। रिनम सोच कर ही रह गई और फ्रिज में से अंडा, चीज़, कैबेज और मायोनीज निकालने लगी। भैया बुला रहे हैं आपको। बाबा की मेडिसिन का चार्ट समझ ले जाकर लाएंगे, मैं बना देती हूँ। अंडा बॉयल करने के लिए रखकर वो प्लेट युसरा से लेते हुए बोली। अच्छा सुनो, सैंडविचेस के साथ चाय और पेन किलर भी लेती जाना काशान के लिए। युसरा मसरूफ अंदाज में टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसे तलकीन करके बोली और अपने रूम में चली गई। रिनम खामोशी से सैंडविच बनाने लगी। कौन है? दरवाज़ा नॉक करने पर बेड पर लेटे हुए काशान ने मुंह से तकिया हटाकर जोर से पूछा। रिनम बगैर जवाब दिए हाथ में ट्रे थामे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मगर जब सामने लेटे हुए काशान पर नज़र पड़ी, वो उसके कदम वहीं थम गए और नज़रें झुक गई क्योंकि वो बगैर शर्ट के बेड पर लेटा हुआ था। काशान ने अपने सामने हाथ में ट्रे थामे रिनम को देखा। वो उठकर बैठ गया और बेड पर पड़ी शर्ट पहनने लगा। बटन लगाते हुए मुस्तकिल रिनम को देख रहा था, जो नीचे सर किए मुजरिमों की तरह खड़ी थी। क्या सुबह तक ऐसे ही खड़े रहने का इरादा है? शर्ट पहनने के बाद वो रिनम को देखकर पूछने लगा। काशान की आवाज़ पर रिनम ने अपना सर उठाया। वो उसका गहरी नज़रों से जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। रिनम छोटे छोटे कदम उठाकर बेड तक आई। आपने खाना नहीं खाया, इसलिए सैंडविच लेकर आई, खा लीजिएगा। रिनम साइड टेबल पर ट्रे रखकर जाने लगी। अभी मैंने वापस जाने के लिए तो नहीं कहा। तभी काशान ने उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे नींद आ रही है, सोना है मैंने। रिनम ने उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ाया, मगर लहजे में नाराज़गी लिए वो उससे कहने लगी, जब तक खाना नहीं खा लेता तब तक बैठ जाओ। मुझसे अकेले बैठकर नहीं खाया जाएगा। ये तुमने बनाए हैं अपने हाथों से मेरे लिए। वो सैंडविच खाता हुआ चाहत भरी नज़र से रिनम को देखकर पूछने लगा। मामा के कहने पर बनाए हैं, उन्हें ऐसे लगा आपको भूखा नहीं सोना चाहिए। रिनम ने अपने लहजे में नाराज़गी बरकरार रखते हुए कहा, जिस पर काशान सर नीचे झुकाकर मुस्कुराया। नाराज़ हो? प्लेट साइड में रखकर वो रिनम का हाथ थामकर उससे उसकी आंखों में झांकता हुआ पूछने लगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? अभी गुस्सा करके ज़ोर ज़बरदस्ती से मना लेंगे आप? रिनम ने शिकवा नज़रों से उसको देखते हुए कहा। एक तुम ही से तो फ़र्क पड़ने लगा है। गुस्सा ज़बरदस्ती करके क्यों मनाऊंगा? भला कुछ काम प्यार मोहब्बत से भी किए जाते हैं, इनमें ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी चलती है। काशान ने बोलते हुए अचानक अपना सर रिनम की गोद में रखा। काशान, रिनम यूं अचानक आने वाली इब्तिदात पर एकदम बुखला गई। क्या मसला है अब? काशान तेवरी पर बल चढ़ाकर बोला। प्लीज़। रिनम ने बेबस होकर बोला तो काशान ने बेड पर पड़ा हुआ तकिया उठाकर उसकी गोद में रखा और दोबारा अपना सर उस पर रख लिया। तुम्हारी गोद में सर नहीं रखा हुआ है, अब तो ठीक है ना, या अभी भी ममा के पास जाना है? रिनम को झिझकना नोट करके काशान उससे पूछने लगा। पेन किलर लेकर चाय पी ले, दर्द ठीक हो जाएगा। रिनम की भज रिनम की नज़रें भटक कर उसकी शर्ट के खुले बटन पर पड़ी, जहाँ से उसके सीने के बाल झांक रहे थे। रिनम ने फौरन अपनी नज़रों का जाविया बदलकर दूसरी जानिब देखा। चाय पीने का मूड नहीं हो रहा और पेन किलर फ़ायदा नहीं देगी। तुम सर दबाओ मेरा, शायद अफाका हो जाए। काशान रिनम को गहरी नज़रों से देखता हुआ कहने लगा।
रिनम ने अपना काँपता हुआ हाथ उसकी कुशादा पेशानी पर रखा और सर दबाने लगी। सर दबाने के दौरान रिनम काशान का चेहरा गौर से देखने लगी। तो काशान ने उसका दूसरा हाथ अपने सख्त हाथ में थाम कर नरमी से अपने सीने पर रखा। क्या देख रही हो इतने गौर से? वो रिनम का देखना नोट करके उसको देखते हुए पूछने लगा। देख नहीं रही, सोच रही थी। क्या बाद में भी आप इसी तरह गुस्सा करेंगे मुझ पर? रिनम ने सर दबाते हुए उससे पूछा। जानबूझकर तो नहीं करता, गुस्सा आ जाता है बस। तुम वो काम किया ही मत करो जिनसे मुझे गुस्सा आए। एक हाथ से रिनम का हाथ थाम कर अपने सीने पर रखते हुए दूसरे हाथ से उसके गले में पड़ी हुई बॉल शेप पेंडेंट को छेड़ता हुआ बोला। वैसे भी शादी के बाद चांसेस हैं कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। और शायद तुम इस तरह बैठकर मुझसे पूछ रही हो, क्या आप हर वक्त मुझसे इसी तरह प्यार करते रहेंगे? काशान के बोलने के साथ ही उसकी आंखों में शरारत का अंसर नुमाया था। उसकी बात सुनकर रिनम एकदम ब्लश कर गई। बदन का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर आ गया हो। दर्द बेहतर हुआ आपका? उसको पटरी से उतरता हुआ देख कर रिनम पूछने लगी। नहीं, अच्छा लग रहा है तुम्हारा इस तरह सर दबाना। और दबाओ। बल्कि ये तसव्वुर करो कि ये सर नहीं, मेरा गला है। इन नाजुक हाथों में खुद ब खुद तेजी और सख्ती आ जाएगी। काशान ने बोलने के साथ ही चेहरे पर आने वाली हंसी छुपाई तो रिनम ने उसको घूर कर देखा। आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं आपका गला दबाने का तसव्वुर करती हूँ? रिनम ने दोबारा नाराज होते हुए उससे पूछा। काशान ने दोबारा उसके गले में पड़े पेंडेंट को अपनी तरफ खींचा जिससे रिनम का हल्का सा सर झुका। फिर आज बता ही दो कि क्या सोचती हो मेरे बारे में। शायद सर का दर्द खुद ही भाग जाए। लो देती आंखों से देखकर वो रिनम से पूछने लगा। उसकी बात सुनकर रिनम अपनी नजरें झुका गई। काशान मामा को देखकर आती हूँ। रिनम उसकी नजरों से घबरा कर बोली। क्या शादी के बाद भी जब मैं रोमांटिक हुआ करूंगा तुम्हें ऐसे ही आंटी की याद आया करेगी? काशियान ने जितनी संजीदगी से उससे पूछा था उतना संजीदा वो हरगिज नहीं लग रहा था। आप इस वक्त ऐसी बातें मत करें प्लीज। रिनम को नर्वस देखकर उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करके वो आंखें बंद किए लेट गया। 20 मिनट बाद रिनम को एहसास हुआ कि वो सो चुका है। तब रिनम ने उसका सर तकिए पर रखा और कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर चली गई। सुबह आज 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन आया था। बहरोज की बीमारी को लेकर उसने सारी चीज़ों को ही एक तरफ रख दिया था। आज वो सुबह से ही सीरत को कॉल मिला रहा था मगर उसका नंबर मुसलसल बंद था। क्या मुसीबत है, उसने झंझलाकर फ़ोन रखा। हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। गाड़ी की चाबी और सेल फोन उठाकर सीरत के पास फ्लैट में पहुंचा। सुबान ने फ्लैट में कार पार्क की। कार से उतरकर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। काफ़ी देर बेल बजाने के बाद जब सीरत ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसका मोबाइल ऑफ देखकर सुबान को नए सिरे से परेशानी ने आन घेरा। बराबर वालों का दरवाज़ा खटखटाया तो एक खातून निकली जिन्होंने सुबान को नासिर के इंतकाल के बारे में बताया और फ्लैट की चाबी सुबान को थमा दी। नासिर की मौत की खबर सुनकर उसे हैरत का झटका तो लगा ही, दिली तौर पर अफसोस भी हुआ। ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके पीछे इतना कुछ हो गया होगा। अब उसे रह रहकर सीरत का ख्याल आने लगा। ना जाने उसने कैसे अपने आप को संभाला होगा, कैसा इतना सब कुछ खुद अकेले किया होगा। वो उसे इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई, यकीनन अपने पुराने फ्लैट में। सुभान खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दिया और अपनी कार की तरफ बढ़ा। और अगर वो वहां भी नहीं हुई तो? ये सोच आते ही उससे हवा में ऑक्सीजन की कमी होती महसूस हुई, जैसे अब उसका सांस बंद हो जाएगा। एक दफा फिर नहीं खो सकता उसे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने तेजी से कार फ्लैट से बाहर निकाली। अब वो जल्दी से सिमट के पास पहुंचना चाहता था। उसे वाकई मेरी कितनी ज़रूरत होगी, ये सोचते हुए उसे एक बार फिर अफसोस होने लगा। आखिर वो क्यों इतनी दिलमोल थी कि हर कोई उसे छोड़कर चला जाता। आज उसके बाप को मरे हुए तीसरा दिन था। वो भी उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। अफसरदगी से सीरत ने सोचते हुए अपना सर दोबारा घुटनों में टिका दिया। पहाड़ का दरवाज़ा खुला तो सीरत ने सर उठाकर आने वाले को देखा। सुबान ने सीरत को वहां देखा तो उसकी जान में जान आई। दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ दिया, लॉक क्यों नहीं किया? सुबहान को समझ में नहीं आया कि वो बात का आगाज कैसे करे, मगर कुछ ना कुछ तो कहना था, इसीलिए दरवाज़ा लॉक ना करने का पूछ बैठा। यहाँ कौन आएगा, कोई चोर तो आने से रहा है ही क्या इस फ्लैट में चुराने को। सीरत ने तल्खी से सुबहान को देख कर कहा। मालूम नहीं वो हर बार क्यों उसके सामने आ जाता था। अभी मालूम हुआ तुम्हारे अब्बा का, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ सका। सुबहान ने सीरत की सुर्ख आंखों में देखकर कहा, शायद थोड़ी देर पहले वो काफी रो चुकी थी। तुम अभी भी क्यों आए हो, कर लिया ना अफसोस, अब जाओ यहाँ से।
सीरत तल्खी से कहती हुई उठ खड़ी हुई, मगर सुभान ने उसकी बात का बुरा माने बगैर उसे अपने गले से लगा लिया। गले लगने की देर थी, सीरत अब दोबारा सुभान के गले लगकर ज़ारों कत्तार रोने लग गई। एक हाथ से उसका सर थपथपाकर दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटे सुभान उसे दिलासा देने लगा। काफ़ी देर रोने के बाद जब सीरत को थोड़ा सब्र आया तो वो सुभान से अलग हुई। अपने घर से वापस क्यों आ गई थी? सुभान अब नरमी से उससे पूछ रहा था। क्या करती वहाँ रहकर? बचा ही क्या था वहाँ? सीरत ने पलंग पर बैठकर जवाब दिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। सुभान ने उसे देखकर कहा। कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाने वाली, सीरत ने साफ इनकार करते हुए कहा। बीवी का असली घर उसके शौहर का घर होता है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलने वाली हो मेरे घर। सुभान ने उसे अपना और इसका रिश्ता वाजे कराते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। शौहर। जब मुझे अपने शौहर की जरूरत थी तो मेरे शौहर को मेरी रत्ती बराबर परवाह नहीं थी, सीरत ने तंजिया मुस्कुराते हुए सुभान को देखकर कहा। गलत बात मत करो, मुझे उस वक्त तुम्हारे अब्बा की डेथ का इल्म नहीं था, ना ही तुमने मुझे ऐसा कुछ बताया। अब की बार सीरत की तंजिया गुफ्तगू सुनकर सुभान को भी गुस्सा आने लगा। जभी वो बोला, तो तुमने कौन सा मेरी कॉल रिसीव की? वैसे मेरा मैसेज तो पढ़ा होगा, खैर ये तो अब फजूल की बातें हैं। अब तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना है या बीवी के साथ, क्योंकि ये तो तय है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। सीरत खड़ी होकर उसके मुकाबिल आकर बोली। सुभान उसे हैरत से देखने लगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं अपनी फैमिली को ना किसी के पीछे इग्नोर कर सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ, और तुम भी अब उस फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए ये बचकाना और बेवकूफ़ाना बातें मुझसे नहीं करो और चुप करके मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलो। सारी नरमी को एक तरफ रखकर सुभान ने सीरत का बाजू पकड़ लिया, जिसे सीरत ने फौरन झटक दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बीवी हो तुम मेरी, हक रखता हूँ तुम पर, सीधी शराफत से मेरे साथ चलो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना। सुभान उसको वार्न करता हुआ उसका बाजू थामे बाहर निकलने लगा। सीरत का मज़ाहमत करना सब कुछ इग्नोर करता हुआ उसे गाड़ी में बिठाकर सुभान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।